हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑलसी 36 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिलियन चैप्टर का वन शॉट, बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे और इसमें इतना आपको थ्योरी दिखाएंगे जो कि आपकी पासिंग मार्क्स के लिए बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो को 15 मिनट देना है। अगर आप 15 मिनट इस वीडियो को दे देंगे तो आपके पासिंग मार्क फर्स्ट चैप्टर से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसमें आपको मैं एक एक चीज़ बताऊँगा कि क्या क्या है मेन इंपॉर्टेंट। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि मूललता। तो मूललता की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है 2 नंबर 1 नंबर में। तो मूललता की परिभाषा हमेशा आपको याद रखनी है। क्या होती है? मूलल की परिभाषा ये होती है मूललता की कि 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। इसे इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किसमें करते हैं? इसकी 2 चीज़ें याद रखनी है। ये बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। क्या कहते हैं? ये, ठीक है? इसकी आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है? और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसकी मूललता के सूत्र की। तो मूललता का जो सूत्र है आपका, वो मूललता का सूत्र ये होता है विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन 100 लीटर में, ठीक है? क्योंकि 1 लीटर ले रखा है, ठीक है? इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और मोल को हम बोलते हैं भार बटे अणुभार, ठीक है? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, इस टाइप से, ठीक है? यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार है। स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार है। और ये वी का है, तो ये है आपका बिलियन का आयतन है वी, ठीक है? इस टाइप से आपको याद कर लेना है यहाँ पर, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है? ये आपने इतने थोड़ा-सा थोड़ी-सी में आपने कितना अच्छा सीख लिया। देखिए 1 मिनट में मैंने आपको एक परिभाषा सिखा दी। इसमें 2-3 परिभाषाएँ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो मैं आपको इसमें कवर करा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं सेकंड परिभाषा की। सेकंड परिभाषा क्या है इसमें? मूललता। मूललता की परिभाषा भी आपसे 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ ली जाती है। तो इसमें इसको भी आप एकदम बहुत ही आसान तरीके से सही करेंगे। तो मूललता की परिभाषा क्या होती है? 1 किलोग्राम में, उसमें क्या था लीटर में, अब जो है वो सब सारी किलोग्राम में है, ठीक है? किलोग्राम में मतलब किलोग्राम आपको याद रखना है, किलोग्राम, ठीक है? तो 1 किलोग्राम में विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? मूललता की सूत्र क्या होती है? मूललता का सूत्र होता है विलेय के मोल अपॉन विलायक का, ठीक है? ये इस टाइप से करते हैं इसको। तो देखिए इसकी आपने यहाँ पर मूललता का सूत्र पढ़ा, क्या सूत्र क्या होता है, ठीक है? अब सूत्र को क्या क्या इसमें फॉर्मूले होते हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा हेड डाउन कर रहा है। देखिए एम बराबर होता है, इसका सूत्र देखो इस टाइप से लिख सकते हैं, स्मॉल एम बटे कैपिटल स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू एफ स्मॉल एम, और बटे में डब्ल्यू ग्राम में कैपिटल, और गुणा 100। ये होता है जब आपका ग्राम में ले रखा है, ठीक है? और ये आपका केजी में ले रखा है, ठीक है? अब यहाँ पर इसको आपको फाइनल आपको ऐसे याद रखना है डब्ल्यू, या फिर आपको इसी में याद रखना है, जैसा आप चाहें तो वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है? इस टाइप से चाहें तो इस टाइप से याद रख लेना, इस टाइप से चाहें तो इस टाइप से रखना है। इस टाइप से ये वाला डब्ल्यू ऊपर रहेगा, एम नीचे आ जाएगा, डब्ल्यू ये वाला रहेगा ग्राम में, और 100 का गुणा हो जाएगा ये। इसका मात्रक होता है मोल केजी, मोल प्रति केजी, ठीक है? अब इसके जो चिन्ह की बात कर लेते हैं, चिन्ह इसका क्या क्या है? चिन्ह यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू जो होता है वो होता है विलेय का भार, और स्मॉल एम होता है विलेय का अणुभार, और ये डब्ल्यू होता है, जो कैपिटल डब्ल्यू होता है वो होता है विलायक का भार, ठीक है? इस टाइप से, ठीक है? इतना आपने सीख लिया। अब चलते हैं थोड़ा और यहाँ पर आगे। देखिए अब यहाँ पर क्या है? मूल प्रभाज। मूल प्रभाज की परिभाषा और मूल प्रभाज का जो ये सूत्र है, ये अभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपको वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? तो ये इसमें तो आपका 2 नंबर का ही पूछा जाता है। जैसे मैंने मान लिया कि आपसे पूछा है 5 नंबर का क्वेश्चन, तो 5 नंबर का क्वेश्चन में आपसे ये पूछ देते हैं कि इनकी परिभाषा बताइए, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो मैं आपको परिभाषा और इससे जितना भी मतलब थ्योरी वाइज़ फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी है, सेकंड चैप्टर में थ्योरी है, थर्ड चैप्टर इसके 1-1 शॉर्ट मैं आपको डालूँगा डेली, तो आपको देख लेने हैं। 15-15, 20-20 मिनट के हैं। बहुत ही आसान तरीके से बता दूँगा कि क्या किसमें आपको किस तरीके से करना है। तो मूल प्रभाज की परिभाषा, किसी घटक का मोल प्रभाज बिलियन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या के कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर बराबर होता है। कैसे होता है ये आप समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी आपने कोई वो लिया मतलब आप बॉक्स ले लो, उसमें 2 घटक कोई घोल 2 घटक, ठीक है? नॉर्मल आपको याद रखना, 2 घटक आपने घोल दिए, तो आगे आपको क्या करना है? 2 घटक आपने घोल दिए तो एक घटक जो ऊपर रखोगे और बटे में दोनों घटक को आप जोड़ दोगे, यही आपका मोल प्रभाज या मोल अंश होता है, ठीक है? आपको साधारण भाषाओं में ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है? तो आपको याद हो जाएगी, आई होप आपको याद हो जाएगी। चलिए इसका अभी देखते हैं। जैसे ये यहाँ पर ए का मोल प्रभाज, तो ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो ए के मोल ऊपर रखने हैं और कुल घटक के मोल नीचे रखने हैं। मतलब जितने भी घटक है वो नीचे रखने हैं और एक का जिसका पूछा गया है उसको ऊपर रखना है, ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं बी के, जैसे बी के घटक की पूछी जाए, तो बी के घटक के मोल प्रभाज, तो बी को ऊपर रखना है और बी
ए और बी के नीचे रखने हैं। इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको समझ आए। ऐसे भी ये इस टाइप से भी, जैसे चिन्ह में ए है और एन माइनस ए, ऐसे भी इस टाइप से। तो एन क्या होता है, भार बटे अलू भार होता है, ठीक है। अब इनके चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो एन ए जो है वो है ए के मूल, एन बी क्या है, बी के मूल, और एक्स ए क्या है, ए का मूल प्रभाज, और एक्स बी क्या है, बी का मूल प्रभाज, इस टाइप से, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, ये है आपका वान ठाप गुणांक। वान ठाप गुणांक में आपको केवल ये चीजें याद रखनी है जो यहाँ पर मैंने कैप्शन में लिख रखी है। वान ठाप गुणांक में आपको 4 चीजें रखनी है। क्या क्या? वान ठाप गुणांक के जो वो होते हैं 4 टॉपिक, वो क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशर दाब। ये होते हैं 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, और आप चाहें तो किसी लेक्चर से आप कंप्लीट कर लेना। मेरा काम था इसमें बताना, तो मैंने आपको इतना बता दिया कि ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका? पराशर दाब की परिभाषा। पराशर दाब की परिभाषा भी आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसमें आपसे न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ लिया जाता है, परिभाषा आपसे नहीं पूछता। पराशर दाब क्या है? किसी विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर परासरण झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह परासरण कहते हैं। मतलब कोई परागरम की झिल्ली होती है, उससे अगर कोई उच्च विलायक से, मतलब निम्न विलायक से उच्च विलायक में अगर पदार्थ चले जाते हैं विलायक के, तो उसमें अगर स्वतः चले जाते हैं, बिना किसी धक्के मारे चला जाता है और पार हो जाते हैं, तो उसको ये बोलते हैं परासर दाब। परासर दाब उसमें धक्का लगाकर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो मेन फॉर्मूला है वो आप चाहे तो ये वाला याद रखते हैं, चाहे ये वाला, ये आपके 3-4 फॉर्मूले इसमें होते हैं। तो बस इसकी ये वाली हेडिंग याद रख लेना। जैसे ये आर बराबर होता है परासर दाब, सी बराबर होता है सांद्रता, आर बराबर गैस नियतांक, टी बराबर ताप, और टी बराबर ताप अगर दे रखा है तो सी प्लस 273 केल्विन में अगर बदलना है तो 273 का प्लस आपको जुड़ना पड़ता है, ठीक है। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से, मतलब जिस टाइप से आपको डेरिवेशन है उस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे सी दी दिया है या डब्ल्यू बटे एन दे दिया, तो इस टाइप से आप कर सकते हो उसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला टॉपिक ये है कि हेनरी का नियम तथा इनके सीमाएं के अनुप्रयोग लिखिए। हेनरी का नियम क्या है? हेनरी ने हमें नियम दिया था कि कोई भी गैस है वो आपके दाब के समानुपाती होती है, दाब के गैस के समानुपाती गैस होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या है? हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है? गैस के द्रव के समानुपाती होती है। गैस की विलेयता समानुपाती होती है दाब के, ठीक है। ये एम लिखा है गैस की, ए गैस का विलेयता, और समानुपाती पी है दाब है, ठीक। के यहाँ पर गैस का नियतांक है। तो इसके जो चिन्ह व नाम है वो यहाँ पर लिखे गए। एम बराबर क्या है? एम है घुली गैस की मात्रा, और के एच क्या है? हेनरी नियतांक है, और पी क्या है? दाब है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपके ऐसे 3 नंबर आपके मल्ट हो जाते हैं, 2 या 3 नंबर में आपको परिभाषाएं पूछ लेता है, ठीक है। तो ये परिभाषा होगी। अब अगली टॉपिक पे चलते हैं। हेनरी के नियम, सीमाएं क्या है हेनरी की? तो हेनरी की सीमा क्या है? पहली सीमा यह है कि पहला नंबर यह है, यह नियम केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है। क्या है ये? आदर्श गैसों के लिए मान्य है। इनमें विलयन या ताप बहुत कम होना चाहिए। इसमें विलयन का ताप बहुत नहीं होना चाहिए। ताप अधिक होगा तो भैया काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा क्या है? गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। गैस की जो विलेयता है वो अधिक नहीं, क्योंकि भैया घुल जाएगी गैस तो फायदा ही क्या रहेगा उसमें करने के लिए, ठीक है। और चौथा क्या है आपका यहाँ पर? यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो केवल विलायक के लिए नहीं, विलायक विलायक से क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। ये आपके हो गए हेनरी के सीमाएं, ठीक है। ये हेनरी की सीमाएं आपको 4 याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? ये आदर्श गैसों में केवल काम आते हैं। दूसरा आपका, इसका ताप बहुत कम, ताप कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विलेयता अगर अधिक होगी तो ये बहुत ही जल्दी नहीं घुलेगी, ठीक है। ये होनी चाहिए। अब इसके अनुप्रयोग कितने हैं? अनुप्रयोग में आपको पढ़ लेते हैं। अनुप्रयोग क्या है हेनरी के अनुप्रयोग? शीतल प्रवेत पदार्थ में, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये आप 2 ही लिख देना यहाँ पर। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, या जैसे यहाँ पर अधिक ऊंचाई में आप लोग हिमालय में चढ़ने जाते हैं, तो यहाँ पर अधिक ऊंचाई में आपके रक्त के धक्का जम जाता है, उसके हिसाब से आपका ये होता है, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पर क्या है? समुद्र के गोताखोर द्वारा, ये इनके अनुप्रयोग हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपका है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम तथा उनकी सीमाएं। राउल्ट के नियम और उनकी सीमाएं की बात करते हैं। तो राउल्ट का पहले नियम समझिए। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट के नियम के अनुसार जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसके वाष्प दाब में आपाक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है आपाक्षिक अवनमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? वाष्प दाब आपाक्षिक अवनमन बराबर होता है विलेय के मूल प्रभाज। तो यहाँ पर ये लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर होता है एन
एन माइनस प्लस एन, या आप लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी डैश, इसको डब्ल्यू आई डब्ल्यू डब्ल्यू आई डब्ल्यू करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि विलेय तनु है तो आपका एन का जो मान है वो बहुत कम होना चाहिए, कैपिटल एम से बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। ये आपको इस टाइम से भी लिख सकते हैं। तो मतलब आपका मेन फॉर्मूला ये है, और ये आपका तनु विलियन में। और पी नॉट क्या है और पी एस क्या है, तो पी नॉट आपका है शुद्ध विलायक का दाब और पी एस आपका विलायक का वाष्प दाब। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं कहाँ तक हैं? राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट का नियम तनु विलियन में लागू होता है, सांद्र विलियन में नहीं। राउल्ट का नियम तनु विलियन में लागू होता है, किसमें? तनु विलियन में लागू होता है। राउल्ट के नियम केवल आवासशील विलेय पदार्थ में ही होता है। और इसका तीसरा नियम है वैद्युत अपघट्ट की विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ केवल वियोजित होते हैं उन पर ही लागू होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, जो आपके लास्ट दो टॉपिक हैं, ये आपके 2-2 मिनट के हैं, इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। मैंने बोला था आपको 10 या 15 मिनट में पूरा क्लियर करा दूंगा, तो आपने देखिए इसका एक-एक टॉपिक मैंने निचोड़ आपको वीडियो में बता दिया है। तो क्वथनांक में उन्नयन, और वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, इसलिए मेहनत करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, और इसे डेल्टा टीबी गुणा 1000 गुणा केबी गुणा डब्ल्यू स्मॉल एम और गुणा कैपिटल डब्ल्यू और ग्राम में लिखा जाता है। अब इसके प्रतीक चिन्हों को मान लिख लेते हैं। तो डेल्टा टीबी होता है क्वथनांक में उन्नयन, केबी होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यू होता है आपका विलेय में भार, और एम होता है आपका विलेय का अणु भार, और इस कैपिटल डब्ल्यू होता है विलायक का भार, ठीक है, इस टाइप से। तो चलिए आप इस एक और आपका देख लेते हैं नेक्स्ट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये अभी आपको याद रखना है। हिमांग में अवनमन से आप क्या समझते हो? तो हिमांग में अवनमन, किसी विलायक में विलेय के आवासशील विलेय पदार्थ को घोलने पर हिमांग में होने वाली कमी को हम हिमांग में अवनमन कहते हैं। अवनमन मतलब कमी होता है। इसे डेल्टा एफ से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी सूत्र सेम होता है जो नीचे आपने पढ़ा है, डेल्टा टी एफ 100 गुणा के एफ डब्ल्यू डब्ल्यू ग्राम में, बस। और इसके प्रतीक चिन्ह आपने नीचे देख लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर जरूर करना, जैसे आपको ऐसी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मजेदार, तो वीडियो में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर करना, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना, जिसने आप लोग तक तैयारी नहीं की है वो इस वीडियो से तैयारी कर सकता है, और आप चाहे तो इसको नोट भी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे अगले चैप्टर में।